नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले में शुक्रवार को 2 सड़क हादसे हुए, जिनमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पहला हादसा दमोह जबलपुर मार्ग पर नोहटा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां हथनी पिपरिया गांव के पास 2 कारें, बलेनो और स्कॉर्पियो, आपस में भिड़ गईं। हादसे में अमन राय 25 और उनकी मां अनीता राय, सागर निवासी, घायल हो गए। दूसरी कार में सवार लोकेंद्र ठाकुर 40 और उनकी मां नीमा सिंह ठाकुर 60, हिनौती पुतली घाट निवासी, भी गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यू लाइन। दूसरा हादसा गुरुवार रात दमोह कटनी हाईवे पर हिंडोरिया थाना क्षेत्र में हुआ। फुलियाओं माता मंदिर के पास एक तूफान कार ने बाइक सवार बिहारी चौरसिया 54 को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर वाहनों को जब्त कर लिया है। जांच जारी है। दमोह शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सिनेमेटोग्राफर हरीश पटेल और उनकी टीम ने सराहनीय पहल की है। रात करीब 9 बजे से उन्होंने बस स्टैंड चौराहा और किल्लाई नाका चौराहा पर साफ सफाई और पेंटिंग का कार्य शुरू किया। हरीश पटेल ने बताया कि लोग चौराहों पर पोस्टर और विज्ञापन चिपका देते हैं, जिससे वे बदसूरत लगने लगते हैं। टीम ने इन चौराहों को साफ कर उन पर कलात्मक पेंटिंग बनाना शुरू किया है, जिससे ये आकर्षक और मनमोहक दिखने लगे। हरीश पटेल ने बताया कि बस स्टैंड के बाद उनकी टीम किल्लाई नाका चौराहे को भी पेंटिंग के माध्यम से सजाने का प्रयास करेगी। उनका लक्ष्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, जिससे आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी फैले। सिनेमेटोग्राफर हरीश पटेल और उनकी टीम का यह प्रयास दमोह शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान देगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 चालू हो चुका है भारत का, और हमारे दमोह में भी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। माननीय कलेक्टर श्री सुधीर गुर्जर जी के निर्देशन में लगातार पिछले 36 हफ्तों से लगभग यहाँ का शहर की सफाई अलग अलग वार्डों में चल रही है। उसी के तहत उन्हीं मार्गदर्शन में हम लोग भी शहर की स्वच्छता पर काम कर रहे हैं। तो आज ये जो बस स्टैंड का मुख्य चौराहा है, ये अपनी टीम के साथ में हम लोग पूरा इसको सफाई के साथ में क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे लोग कचरा भी डाल जाते हैं, क्योंकि मुख्य चौराहा बना हुआ है और ऊपर से ये सफाई नहीं है इसकी, तो हम इसको कलर रंग रोगन करके इसको अच्छा करेंगे। और दूसरा, जितने भी पोस्टर पंपलेट से लोग चिपकाते हैं वो सारे हटा के इसको हम सही कर रहे हैं। यहाँ का सारा कचरा भी हटाएंगे और इसके बाद हम लोग किल्लाई नाका। दमोह लंबे समय से बंद पड़ी हटा कृषि उपज मंडी को 21 मार्च से फिर से चालू किया जाएगा। किसानों की सुविधा और हित को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मंडी प्रशासन, किसान संगठनों और व्यापारियों के साथ लगातार बैठकें कर यह निर्णय लिया है। गुरुवार शाम 4 बजे हटा कृषि उपज मंडी कार्यालय में जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम पटेल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें मंडी कर्मचारियों, किसानों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वसम्मति से 21 मार्च से मंडी चालू करने का निर्णय लिया गया। जनप्रतिनिधियों ने किसानों से अपनी फसलें हटा मंडी में लाने की अपील की है, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और व्यापारिक गतिविधियां पुनः सुचारू रूप से शुरू हो सके। मंडी प्रशासन ने किसानों को बेहतर सुविधा देने और व्यापारियों के लिए व्यवस्था सुचारू रखने का आश्वासन दिया है। दमोह प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत हटा ब्लॉक के रने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में रने और आसपास के गांवों से पहुंची 78 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टरों की टीम ने महिलाओं की एनीमिया, खून की कमी, कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की। इसके साथ ही अन्य सामान्य बीमारियों का भी परीक्षण कर आवश्यक परामर्श और निशुल्क उपचार प्रदान किया गया। शिविर में महिलाओं ने स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया और निशुल्क जांच एवं उपचार से लाभान्वित हुई। स्वास्थ्य विभाग का यह प्रयास ग्रामीण महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और गर्भावस्था के दौरान जागरूकता बढ़ाने में सहायक साबित होगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले के नोहटा, तेजगढ़ और इमलिया घाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए पंजीयन काउंटर, स्वास्थ्य जांच, पेयजल एवं स्वल्पाहार जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और इमलिया घाट में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 5 आयुष्मान आरोग्यम केंद्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जहां 444 गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला। इन शिविरों में महिलाओं की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं जैसे उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, एनीमिया आदि की जांच कर विशेषज्ञ परामर्श और निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया। साथ ही आयरन और कैल्शियम टैबलेट का भी वितरण किया गया। शिविरों में उपस्थित अधिकारियों और चिकित्सकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया। इनमें इमलिया घाट में 108 और तेजगढ़ में 77 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और इस पहल को सामुदायिक स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। दमोह जिले ने सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि 10 वर्षों में पहली बार दमोह जिला ए ग्रेड में आया है। 80.7 अंक प्राप्त करके इस उपलब्धि से दमोह प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हो गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस सफलता के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी ने मेहनत से शिकायतों का समाधान किया और शिकायतकर्ताओं से संवाद स्थापित कर संतोषजनक परिणाम दिए। यह उपलब्धि दमोह जिले की प्रशासनिक तत्परता और समर्पण को दर्शाती है। आने वाले समय में इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को बनाए रखने और दमोह को प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। अधिक से अधिक शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने ग्राम बिलाई के युवाओं द्वारा जरूरतमंद बच्चों को पेन और अन्य अध्ययन सामग्री भेंट करने की पहल की सराहना की। यह कदम बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरणादायक है। इस दौरान ग्राम के युवाओं ने कलेक्टर श्री कोचर से गांव में चौपाल आयोजित करने का आग्रह किया। चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को संवाद का अवसर मिलेगा और उनकी समस्याओं को समझने और समाधान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा। कलेक्टर ने इस सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। दमोह जिले में स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पर आधारित शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया। अरे ओ बहन, क्या कर रही हो ये? मीरा झाड़ू लगा रही हूँ। अरे वो तो ठीक है बहन, तुम कितना भी सफाई कर लो, हमारा दमोह कभी साफ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं, अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। देखो, तुम साफ करती रहोगी और लोग कचरा करते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात मानो और घर जाओ, छोड़ो ये सब। आप मेरा साथ दोगे? मैं तो खड़ा हूँ साथ देने के लिए, बस फायदा मिलना चाहिए। तो एक मैं काम देती हूँ जिससे सफलता जरूर मिलेगी। कैसा काम? आइए मेरे साथ, ये लो। ठीक है। हाँ भाई, बोलो। भैया, आपकी चिट्ठी आई थी, ये लीजिए। मेरी चिट्ठी किसने भेजी? पता नहीं भैया, बस ये बोला था कि आपको दे दें ये चिट्ठी। कौन है भाई? भैया, आपकी चिट्ठी आई थी। कहाँ से आई? पता नहीं भैया, बस आपका नाम बताया और आपको देने के लिए बोला था। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। शायद आप सभी मुझे जानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से। याद है जब एक व्यक्ति दूसरे के घर के सामने कचरा फेंक रहा था, तब उस व्यक्ति को आपने ही कचरा फेंकने से रोका था। यह देखकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था। कीर्ति स्तंभ के चौराहे पर एक आदमी पान खाकर थूक रहा था, तब आपने ही उसे रोका था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना शहर दमोह।
मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मुझे महान बनाने के लिए। आपका प्रिय दमोह। अरे मुबारक हो बहन, अपना दमू साफ हो रहा है। नहीं, अभी एक और चिट्ठी देना बाकी है। नमस्ते दमू वासियों, आपके लिए चिट्ठी भेजी है। आपके अपने शहर दमू ने आपके लिए चिट्ठी लिखी है। जबलपुर जिले में 30 करोड़ रुपए के धान घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सहकारी समितियों, नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी, कर्मचारी और राइस मिल संचालकों की मिलीभगत से यह घोटाला अंजाम दिया गया। कलेक्टर दीपक सक्सेना को सूचना मिली थी कि खरीदी गई धान को राइस मिलरों को देने की बजाय दलालों को बेचा जा रहा है। कलेक्टर ने 4 सदस्यीय समिति गठित कर जांच कराई, जिसमें 2510 पेज की रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि परिवहन में दिखाए गए कई वाहन टोल नाकों से गुजरे ही नहीं। 307 वाहन कार या कम क्षमता वाले थे, जबकि 571 वाहनों का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। लगभग 13,000 मीट्रिक टन धान फर्जी ट्रिप में दिखाकर 30 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। कलेक्टर ने 74 लोगों के खिलाफ 12 थानों में केस दर्ज कराया, जिसमें 13 अधिकारी कर्मचारी, 17 राइस मिल संचालक और 44 सोसाइटी कर्मचारी शामिल हैं। दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा गया है। उमरिया जिले के तहसील कार्यालय पाली में शहडोल संभाग की कमिश्नर सुरभि गुप्ता के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों का सही संधारण न होने, आर्डर शीट में कमी और समय पर प्रकरण पंजीकृत न होने जैसी लापरवाहियों का खुलासा हुआ। कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने प्रवाचक शैलेंद्र दुबे, तहसीलदार सनत सिंह और नायब तहसीलदार डीएस मरावी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन को हल्का पटवारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। कमिश्नर ने लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण करते हुए लंबित मामलों को तत्काल संबंधित न्यायालय भेजने के निर्देश भी दिए। जबलपुर भोपाल के तहसीलदार द्वारा कलेक्टर और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का मामला जबलपुर हाई कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए वर्तमान और पूर्व तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। भोपाल के एमपी नगर जोन 1 स्थित कान्हा कैसल होटल द्वारा लोन डिफॉल्ट करने पर पंजाब नेशनल बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत संपत्ति पर कब्जे के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया था। कलेक्टर ने बैंक के पक्ष में आदेश पारित कर तहसीलदार को कब्जा सुपुर्द करने का निर्देश दिया, लेकिन तहसीलदार ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद बैंक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने तहसीलदार को 60 दिनों में कब्जा दिलाने का आदेश दिया था, लेकिन तहसीलदार ने कोर्ट का आदेश भी नहीं माना, जिससे अवमानना याचिका दायर हुई। जस्टिस एके सिंह की एकल पीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व व वर्तमान तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। याचिकाकर्ता बैंक की ओर से अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने पैरवी की। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। पन्ना जिले की जनसुनवाई में शिकायतकर्ता मलखान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि हल्का पटवारी तहसील के बाबू और चौकीदार ने सीएम हेल्पलाइन पर की गई उनकी शिकायत को जबरन बंद कराने के लिए उनका मोबाइल छीन लिया और उनके साथ मारपीट की। मामला शहनगर क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ का है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से न्याय की मांग की है। मलखान सिंह का कहना है कि उनका जमीनी विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर की थी। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें धमकाते हुए शिकायत जबरन बंद करवा दी। वहीं शाहनगर तहसीलदार कोमल सिंह ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि शिकायतकर्ता पिछले कई महीनों से झूठी शिकायतें कर रहा है। तहसीलदार ने यह भी बताया कि जमीन विवाद में समझौते के तहत 5 फीट का रास्ता दिया गया था। इसके बावजूद शिकायतकर्ता समस्या उत्पन्न कर रहा है। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर पन्ना जिला न्यायालय परिसर में पक्षियों के लिए पानी के सकोरे लगाए गए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजाराम भारतीय ने की। उन्होंने कहा कि गौरैया और अन्य पक्षी हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा हैं और इनकी घटती संख्या चिंताजनक है। गर्मी के दौरान जल स्रोतों की कमी से प्यासे पक्षियों की मदद के लिए इस तरह के छोटे प्रयास पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। उन्होंने सभी से अपने घरों और कार्यालयों में पक्षियों के लिए दाना पानी उपलब्ध कराने की अपील की। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग और रेडिएशन के प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की गई। इस अवसर पर न्यायालय के अधिकारी, न्यायाधीश, अधिवक्ता और कर्मचारीगण उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजकुमार गौंड ने कहा कि प्रकृति और जीव संरक्षण हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। गर्मी के मौसम में सकोरे लगाने जैसे प्रयास नन्हे जीवों की रक्षा में सहायक होंगे। कार्यक्रम ने पर्यावरण और पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में स्थित 3 मंदिरों पूर्वो दिल्ली कालीबारी, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह दिल्ली हाई कोर्ट जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि रात 9 बजे मंदिरों पर नोटिस चिपकाया गया और सुबह 500 पुलिसकर्मियों के साथ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्होंने आपात स्थिति का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की। एडवोकेट जैन ने तर्क दिया कि जहांगीरपुरी में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाई थी, लेकिन मंदिरों के मामले में कार्रवाई रोकने से इनकार किया जा रहा है। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाने के लिए पिछले साल 25 अक्टूबर को प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। समिति ने DDA को कानून के तहत अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। इसी आधार पर 20 मार्च को बुलडोजर कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट में मामले को चुनौती देनी होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मयूर विहार के अंदर आ चुके हैं जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इनके साथ हमारे महंत मंदिर के ये बताएंगे किस तरीके से कौन कौन सा मंदिर है। यहाँ पर ये फेज 2 में है मयूर विहार, फेज 2 पॉकेट है संजय झील में। ये 3 मंदिर पड़ता है, कालीबारी, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ। ये बहुत पुरानी मंदिर है और यहाँ एकदम से आप शाम को आकर नोटिस चिपका दिए हैं, बोल रहे जब ये मंदिर टूटेगा एकदम से हम लोग क्या करें। इतना दिन से हमारा ये मंदिर है, आज तक तो कोई नहीं इसको योजना किया, जबकि हमारे गुरु महाराज जो हमारे पूजनीय गुरु महाराज है उनका यहाँ पर समाधि है। समाधि बनाने के टाइम में भी कोई नहीं रोका। अब एकदम से हम लोग कैसे मंदिर तोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा बहुत आस्था है, बहुत भक्तजन आते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ होता रहता है और एकदम से ये मंदिर कैसे टूट जाएगा। ये तो सरासर न्याय है। हाँ, ये तीनों मंदिर के लिए सरासर अन्याय है महाराज जी। हम लोग के लिए ये बहुत, सनातन धर्म के लिए ये बहुत घृण्य काम करा जा रहा है। ये बहुत अपराध है, ये सनातन धर्म के लिए ये बहुत घोर अपराध करा जा रहा है। हम लोग सनातनियों को एक तरफ बोलता सनातन बचाओ और एक तरफ सनातन को ही अति कर रहा है। कहीं पर गड़े हुए मुर्दा उखाड़ रहे हैं, जो यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है उसको तो खोदे हुए को उखाड़ रहे हो, और यहाँ जो बने बने मंदिर है, यहाँ पर विराजमान प्रतिमा है, यहाँ प्रभु है, इनको आप तोड़ने के लिए आ रहे हो। ये कैसा न्याय है, ये आप बताइए मोदी जी। और ये बताइए दिल्ली का जो आप जो है द्रौपदी मुर्मू जो आप दिल्ली में बैठी हो, आप ये हो राष्ट्रपति, आप इसका निर्णय करिए और देश अमित शाह आप भी सुनिए और इसको रुकवाइए, नहीं तो ये बहुत बेकार हो रहा है। आप लोग को इसलिए नहीं जाना मोदी को लाया है या आपको बीजेपी को लाया है दिल्ली में, जो जितना सनातन धर्म का जो है उसको ही स्तुति ही मिटा दो। इस मिटाने के लिए नहीं लाया है, आप लोग को यहाँ लाया है जो हमारे सनातनियों को रक्षा हो। आप तो रक्षा की जगह पर तो आप तो उसको कल्याण ही कर रहे हो, जब भगा ही रहे हो। जय सिया राम। महाराज जी इसका एड्रेस बताओगे, एक मंदिर का ये जो जगह में मंदिर है इसका एड्रेस पूरा। ये है मयूर विहार फेज 2।
मध्य प्रदेश के सतना जिले में नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने छात्रों और अभिभावकों को एक ही दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य करने पर यह कार्रवाई की जांच में पाया गया कि स्कूल ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2017 और 2020 की धारा 6 का उल्लंघन किया है। इस पर अधिनियम की धारा 9 के तहत आर्थिक दंड लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अभिभावकों को अपनी सुविधा अनुसार सामग्री खरीदने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस जुर्माने से उम्मीद है कि निजी स्कूलों में छात्रों और अभिभावकों पर दबाव डालने की प्रथा पर रोक लगेगी। हरदोई उत्तर प्रदेश में 94 वर्षीय बुजुर्ग फरियादी की शिकायत पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने तुरंत एक्शन लेते हुए लापरवाह लेखपाल और कानूनगो को निलंबित कर दिया। गुरुवार को जनसुनवाई के दौरान शिवकरण द्विवेदी नामक बुजुर्ग डीएम कार्यालय पहुंचे। उन्हें देखते ही डीएम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और खड़े होकर उनकी व्यथा सुनी। शिवकरण ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर उन्होंने 2 बार शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुजुर्ग की पीड़ा सुनकर डीएम ने तत्काल जांच कराई। मामले में लेखपाल और कानूनगो की लापरवाही प्रमाणित पाई गई, जिसके बाद दोनों को निलंबित करने का आदेश दिया गया। शिवकरण के परिजनों ने भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने कई बार शिकायत के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया, जिससे थक-हार बुजुर्ग को डीएम के पास आना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि भूमि विवादों का जल्द समाधान किया जाए। डीएम की त्वरित कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि जनसुनवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्ट्रेट ऑफिस में बुजुर्ग शिवकरण ने की खेत पर कब्जे की शिकायत। डीएम बोले, दद्दा अब आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि डीएम मंगला प्रसाद सिंह कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान दोंदी गांव के 94 वर्ष के बुजुर्ग शिवकरण द्विवेदी डीएम सामने पहुंचे और शिकायत की कि उनके खेत पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। वह पहले भी 2 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन लेखपाल द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। डीएम ने उप जिलाधिकारी बिलग्राम से बात की, वह संबंधित की जवाबदेही तय करते हुए खेत की मेड़बंदी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही करने वाले लेखपाल व कानूनगो को निलंबित करने तथा नायब तहसीलदार व उप जिलाधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। डीएम ने बुजुर्ग शिवकरण से कहा कि दद्दा अब आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। हमारी प्रशासन की टीम आपके पास पहुंचेगी और समस्या का समाधान होगा। पहले वही नहीं कहते हैं, खाद में बिका हमारी खाद में बिका और कहते हैं घूमता है, जब फोन कर देते हैं के पास तो कहते हैं और जो आपके पक्षी हैं वो क्या करते हैं? 94 साल की उम्र, मतलब सोचिए मैं ताजुब हूँ कि इस उम्र में आदमी, आप कितना दूर है घर यहाँ से आपका? 20-22 किलोमीटर। बस आपने कितनी बार कर दी? भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कृषि, औद्योगिक विकास, जल संसाधन और पशुपालन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने तुअर दाल का समर्थन मूल्य 7,650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इससे किसानों को दाल उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा और दाल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने गेहूं की खरीद पर 175 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। यह प्रोत्साहन राशि किसानों को अधिक लाभ दिलाने और गेहूं उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाएगी। पीथमपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 1,290 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर में 75 फीट चौड़ी सड़क बनेगी जो एयरपोर्ट से जुड़ेगी।
इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने 30 मार्च से 30 जून तक चलने वाले गंगा संवर्धन अभियान को हरी झंडी दी। इसके तहत नदियों, तालाबों और स्टॉप डैम का संरक्षण किया जाएगा। अभियान में पंचायत, जल संसाधन विभाग और नगरीय निकायों की भागीदारी होगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पशुपालन योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। योजना के तहत 151 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे पशुपालन को बढ़ावा और किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इंदौर गिरते भूजल स्तर को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने 20 मार्च से 15 जून 2025 तक निजी ट्यूबवेल और बोरिंग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन अधिनियम 2002 के तहत यह आदेश जारी किया। बिना अनुमति बोरिंग करने पर FIR दर्ज होगी। दोषी को 2 साल की जेल या भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बोरिंग मशीन जब्त कर ली जाएगी। केवल पंजीकृत एजेंसियों को शर्तों के साथ बोरिंग की अनुमति दी जाएगी। अवैध बोरिंग पर निगरानी कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस और नगर निगम अधिकारी बोरिंग मशीनों की अवैध आवाजाही पर रोक लगाएं। गांव और शहर में नलकूप खनन पर सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। इस प्रतिबंध से सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं को छूट दी गई है। सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए की जाने वाली बोरिंग प्रशासन की अनुमति से जारी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से जल संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है और भूजल का अनावश्यक दोहन न करने का आग्रह किया है। शिवपुरी जिले के खनियानधाना थाना क्षेत्र में होली के चौथे दिन बेतवा नदी में हुए नाव हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना में 4 बच्चों और 3 महिलाओं की जान गई, जिससे पूरे रजावन गांव में मातम छा गया। होली की खुशी मातम में बदल गई और रंग पंचमी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। नाव में सवार 13 लोग सिद्ध बाबा मंदिर पर फाग खेलने जा रहे थे। पहले से ही नाव में पानी भरने की शिकायत की गई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। नाव अचानक डूब गई। घटनास्थल पर दूसरी नाव से शीतल जाटव और प्राण सिंह ने 8 लोगों को बचाया। 14 वर्षीय जॉनसन ने अपनी मां और ताई को बचाने का साहसिक प्रयास किया। गांव के लोग कई वर्षों से सिद्ध बाबा मंदिर पर जाते रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। नाव पर लाइफ जैकेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में रीवा EOW ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सोहौला जनपद सोहाबल के रोजगार सहायक पंकज तिवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। फरियादी भगवान दास चौरसिया ने बताया कि वाटर टैंक और 2 नालियां बनाने के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत 1,60,000 रुपए की स्वीकृत राशि के भुगतान के लिए रोजगार सहायक ने रिपोर्ट और ID देने के एवज में रिश्वत मांगी थी। फरियादी ने परेशान होकर रीवा EOW में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद टीम ने ट्रैप तैयार किया। रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत बाबूपुर के संस्कृत विद्यालय के सामने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।